वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-21 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में फर्स्ट इसका लेक्चर कवर कर रहे हैं, जिसे हम इंट्रोडक्शन का नाम देंगे। तो सबसे पहले बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं जो कि डिनोमिनेटेड होती हैं फॉरेन करेंसी में। लाइक एक पाकिस्तानी कंपनी जो है वो बाज़-औक़ात डॉलर में जो है वो इंपोर्ट कर रही होगी या एक्सपोर्ट कर रही होगी, या यूरो में या युआन में, जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भी। और सम टाइम कुछ लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में। तो इंडिविजुअल कंपनीज भी अक्सर फॉरेन करेंसी के अंदर ट्रांजेक्ट करती हैं पाकिस्तान के अंदर। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर मेन सेक्टर है और वो उसका जो मेन रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। तो उसमें एक्सपोर्ट जो है वो नॉर्मली डॉलर में डिनोमिनेटेड होती है या यूरो में डिनोमिनेटेड होती है। तो इंडिविजुअल कंपनीज भी अक्सर जो हैं फॉरेन करेंसी में डील कर रही होती हैं। ये ट्रांजेक्शन्स जो हैं कंपनी को ये ट्रांजैक्शन कंपनी को ट्रांसलेट करनी होती है अपनी करेंसी में। अगर एक पाकिस्तानी कंपनी डॉलर के अंदर भी ट्रांजैक्शन कर रही है तो वो अपने लेजर्स के अंदर अपनी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में जो अपना जहाँ पे भी वो जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो उसको उन्होंने पाक रुपी में रिकॉर्ड करना है। तो उन्हें अपनी करेंसी में ट्रांसलेट करना होता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पाकिस्तानी कंपनी फ्रेंच बैंक से लोन लेती है जो कि यूरोज़ में है, लेकिन उसको जो लोन अपनी लेजर में रिकॉर्ड करना है वो रुपीज़ में करना है। या एक पाकिस्तानी कंपनी जापानीज़ कंपनी को गुड सेल करती है जो कि इनवाइस्ड है येन में, यानी जापानीज़ करेंसी में, बट विल रिकॉर्ड द सेल एंड ट्रेड रिसीवेबल इन रुपीज़ इन इट्स लेजर अकाउंट। तो आप ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में कर रहे होते हैं लेकिन आपने रिकॉर्ड उसको अपनी करेंसी में करना होता है। तो हम एज ए पाकिस्तानी कंपनीज जो देखेंगे ज़्यादातर, तो अगर हमारी कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन भी हैं तो हमने उन्हें अपनी बुक्स में रुपीज़ के अंदर ही रिकॉर्ड करना है। अब ये तो सिचुएशन है। अब इसमें अकाउंटिंग इशू क्या राइज होते हैं? जो दो मेन अकाउंटिंग इश्यूज इसमें राइज होते हैं, तो ये कि हमें एक्सचेंज रेट कौन सा यूज़ करना चाहिए। दूसरा ये कि जो एक्सचेंज रेट में चेंज आता है तो उसकी वजह से जो गेन और लॉस राइज होगा उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट और लॉस में, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में, या किसी चीज़ पर बाजू का डिफरेंस लेना ही नहीं होता। तो उस पर जो गाइडेंस है वो हमें IS-21 प्रोवाइड करेगा। अब इसमें हमें कुछ डेफिनेशंस कवर करनी चाहिए। तो करेंसी से रिलेटेड जो डेफिनेशन हैं, तीन टाइप की करेंसीज का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। एक है प्रेजेंटेशन करेंसी, करेंसी इन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी आर प्रेजेंटेड। अब हमारी जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन है वो इस लेवल पर जो है एक्सपेक्टेड नहीं है कि हमें प्रेजेंटेशन करेंसी को यूज़ करना पड़े, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो जिस करेंसी में हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करते हैं वो प्रेजेंटेशन करेंसी होती है। ये अब आप अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर अगर आप लिस्टेड हैं तो आप पाक रुपी के अंदर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहे होंगे। या इसी तरह से अक्सर जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो डिक्टेट कर रही होती हैं कि आप किस करेंसी में प्रेजेंट करेंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कई जो मल्टीनेशनल्स होती हैं वो एक से ज़्यादा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट के अंदर भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रही होती हैं, तो फिर उनकी एक से ज़्यादा प्रेजेंटेशन करेंसीज भी हो सकती हैं। सेकंड, फंक्शनल करेंसी। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है करेंसी की टर्म है। तो ये करेंसी की जो इसकी डेफिनेशन है IS-21 में, दैट इज द करेंसी ऑफ द प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स। तो इस पर हम थोड़ा सा आगे चलकर मजीद गाइडेंस पढ़ेंगे कि प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की करेंसी को हम कैसे जो है फाइंड आउट करते हैं, और बाज़-औक़ात इन केस ऑफ कन्फ्यूजन हम किन फैक्टर्स को देखते हुए अपनी फंक्शनल करेंसी को डिटरमिन करेंगे। फिर फॉरेन करेंसी का कॉन्सेप्ट है। तो एनी करेंसी अदर देन योर फंक्शनल करेंसी वो फॉरेन करेंसी है। तो हम जो सारे अपने लेजर्स में रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं वो फंक्शनल करेंसी में होती है। तो हमें जो जर्नल एंट्रीज पास करनी है, हमें जो लेजर्स में रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो फंक्शनल करेंसी में करना है। और अक्सर हमारी प्रेजेंटेशन करेंसी भी सेम होगी। जैसे पाकिस्तान में तकरीबन तमाम जो बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं उनकी फंक्शनल करेंसी पाक रुपी है, अगर वो पाक रुपी के अंदर डील कर रहे हैं। और उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अगर पाक रुपी में बन रही है तो उनकी फंक्शनल करेंसी और प्रेजेंटेशन करेंसी पाक रुपी होगी, और बाकी सारी जो करेंसीज हैं वो उनकी फॉरेन करेंसीज कंसीडर होंगी। इस पर एक एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। P is a Pakistan registered mining company whose shares are traded on the Pakistan Stock Exchange. Its operating activities take place in the gold and diamond mines of South Africa. अब इसकी प्रेजेंटेशन करेंसी क्या है? अब क्योंकि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे इसके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं तो इसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करवानी होती होंगी। तो वो तो वहाँ तो रिक्वायरमेंट है कि पाक रुपी के मुताबिक ही आपने करनी है। तो इसकी प्रेजेंटेशन करेंसी वुड बी पाक रुपी। सेकेंड, इसकी फंक्शनल करेंसी क्या होगी? अब क्योंकि ये एंटिटी साउथ अफ्रीका में ऑपरेट कर रही है तो इसकी जब एक्टिविटीज़ वहाँ पर हैं तो इसकी जो सैलरीज पे हो रही होंगी, जो इसकी कॉस्ट लग रही होगी, उसका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा ऑपरेशंस का, वो साउथ अफ्रीकन करेंसीज में हो रहा होगा। तो साउथ अफ्रीका की करेंसी है रैंड्स।
तो रैंड्स जो है वो इसकी फंक्शनल करेंसी होने का चांस है। फिर सी पार्ट है कि पी बाउट स्पेशलाइज्ड माइनिंग इक्विपमेंट फ्रॉम द यूएस इनवाइस्ड इन यूएस डॉलर्स, वट टाइप ऑफ करेंसी इज द यूएस डॉलर यूजिंग द IS-21 डेफिनेशन। तो हमारी फंक्शनल करेंसी जो है इफ़ दैट इज़ साउथ अफ्रीकन रैंड, तो इसके अलावा जिस भी करेंसी के अंदर हम ट्रांजेक्शन कर रहे होंगे वो हमारी फॉरेन करेंसी कंसीडर होगी। तो यहाँ पर यूएस डॉलर जो है वो फॉरेन करेंसी कंसीडर होगा। अब आंसर की तरफ चलते हैं। तो प्रेजेंटेशन करेंसी जो है दैट इज़ पाक रुपी, क्योंकि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। फंक्शनल करेंसी लाइकली है कि साउथ अफ्रीकन रैंड है, लेकिन लेट्स से कि अगर कंपनी जो है वो पाक रुपी के अंदर ही डील कर रही होती है, वहाँ पे फिजिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पाक रुपी में जनरेट हो रहा है, उसकी कॉस्ट पाक रुपी में लग रही है, तो फिर पाक रुपी भी इसकी फंक्शनल करेंसी हो सकती है। और यूएस डॉलर जो है वो फॉरेन करेंसी है, क्योंकि एनी करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी वुड बी फॉरेन करेंसी। अब प्रेजेंटेशन करेंसी को मजीद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो एक एंटिटी जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी करेंसी में प्रेजेंट कर सकती है, और रिपोर्टिंग करेंसी यानी जो आपकी फंक्शनल करेंसी होती है वो सेम भी हो सकती है प्रेजेंटेशन करेंसी की, लेकिन सेम नहीं भी हो सकती है। अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि हमारे पास प्रेजेंटेशन करेंसी पाक रुपी थी, लेकिन फंक्शनल करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड थे। तो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और एक एंटिटी की एक से ज़्यादा प्रेजेंटेशन करेंसीज भी हो सकती हैं। एक बिजनेस है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है, और वो जो है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड है। तो वो उसकी हो सकता है कि 3 डिफरेंट करेंसीज में वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हो। एक करेंसी में बना लेते हैं, तो उसके बाद वो ट्रांसलेट होकर दूसरी करेंसी के अंदर सिंपली आपने कन्वर्जन करनी होती है, और फिर ट्रांसलेशन के बाद दूसरी प्रेजेंटेशन करेंसी के अंदर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे फंक्शनल करेंसी को। तो फंक्शनल करेंसी की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि रिपोर्टिंग एंटिटी जितना कुछ भी रिकॉर्ड करती है जर्नल एंट्रीज में, लेजर्स में, अपनी जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं और इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो अपनी फंक्शनल करेंसी के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये टिपिकली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी फंक्शनल करेंसी के अंदर बना रहे होते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन करेंसी जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। तो फंक्शनल करेंसी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि उस कंट्री की करेंसी हो जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं या जिसमें आप बेस कर रहे हैं। तो एक पाकिस्तान बेस्ड जो कंपनी है, अगर वो अपने सारे मेन ऑपरेशन, प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो है उसकी किसी और कंट्री के अंदर उसके ऑपरेशंस हैं, तो उसकी फंक्शनल करेंसी पाक रुपी नहीं होगी। इसी तरह अगर एक एंटिटी पाकिस्तान के अंदर ही ऑपरेट कर रही है, लेकिन उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो यूएस डॉलर में होता है, उसकी जो मोस्टली कॉस्ट है वो यूएस डॉलर के अंदर लग रही होती हैं, तो और पाक रुपी के अंदर बहुत कम ट्रांजेक्शन को वो डील कर रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हालांकि वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनी है, पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट कर रही है, लेकिन उसकी जो प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है वो पाक रुपी नहीं है, वो यूएस डॉलर है, तो उसकी फंक्शनल करेंसी फिर यूएस डॉलर होगी। अब इसमें जो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी इंडिकेटर्स होते हैं, जिनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने कैसे देखना है कि कौन सी करेंसी हमारी फंक्शनल करेंसी होगी, क्योंकि जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज तो एट द सेम टाइम बहुत सारी डिफरेंट करेंसीज के अंदर डील कर रही होती हैं। तो इसमें प्राइमरी इंडिकेटर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि फर्स्ट हम इन 3 फैक्टर्स के तौर पे को इवेल्युएट करते हैं, और इनसे डिसीजन करते हैं इन 3 फैक्टर्स पर कि इस हमारी फंक्शनल करेंसी कौन सी होगी। सो करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस सेल प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अब जैसे अगर जो हम कहते हैं कि जी जो पेट्रोल की प्राइस पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा चेंज होगी उससे ही हमारी सेल प्राइस चेंज होगी। जैसे पेट्रोलियम कंपनीज हैं या ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं, तो उनकी जो सेल प्राइसेज हैं वो पाक रुपी के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट रेट डिसाइड कर रही होगी उस पर बेस कर रही होंगी। तो ये एक सबसे प्राइमरी इंडिकेटर है कि उनकी फंक्शनल करेंसी फिर पाक रुपी है। Currency of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sale prices of its goods and services। तो उस कंट्री की करेंसी जिसकी रेगुलेशंस और जिसके जो कंपेटिटिव फोर्सेज हैं वो आपकी सेल प्राइस को डिटरमिन करते हैं। तो इस तरह अभी पेट्रोलियम की एग्जांपल कोई दोबारा हम ले लें, तो पाकिस्तान में जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो डिटरमिन करती है, तो इसके रेगुलेशन आपको डिटरमिन कर रहे हैं, तो जो पेट्रोलियम या ऑयल एंड गैस सेक्टर है उसके लिए रेलिवेंट जो फंक्शनल करेंसी बनेगी पाकिस्तान में, दैट वुड बी पाक रुपी। थर्ड है करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंसेस लेबर, मटेरियल एंड अदर कॉस्ट। अच्छा, अब बाजुकात तो बड़ा क्लियर हमारे पास आ जाता है कि हम कहते हैं जी हमारी 60-70% एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक सर्टन करेंसी में हो रही हैं, तो बाकी करेंसीज में भी डीलिंग है लेकिन वो थोड़ी थोड़ी है। तो बड़ा क्लियरली हमारे पास है कि हमारे पास सिग्निफिकेंट करेंसी कौन सी है, और उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी इंडिकेटर हम डिटरमिन कर लेते हैं कि ये फंक्शनल करेंसी है। बट लेट्स से कि एक एंटिटी है जो कहती है कि ऑलमोस्ट हमारी 50% ट्रांजेक्शन यूएस डॉलर में हो रही हैं और ऑलमोस्ट 50% ही ट्रांजेक्शन हमारी पाक रुपी के अंदर हो रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे कन्फ्यूजन हो, तो फिर हम प्राइमरी इंडिकेटर्स के साथ साथ सेकेंडरी इंडिकेटर्स की बेस पर डिसीजन कर सकते हैं।
सेकेंडरी इंडिकेटर सिर्फ तब यूज़ करने हैं अगर आप प्राइमरी इंडिकेटर की बेस पर एक क्लियर कट डिसीजन पे ना पहुंच सकें। तो इसमें ये देखा जाता है कि वो करेंसी जिसके अंदर हम अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी हम जो शेयर इशू करते हैं वो कौन सी करेंसी में करते हैं, हम जो लोन लेते हैं बैंक से वो कौन सी करेंसी में लेते हैं, और इसी तरह से वो करेंसी जिसके अंदर हम अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की रिसीट्स रखते हैं, यानी जब हमारे पास पैसे आते हैं तो वो कैश इन हैंड हम कौन सी करेंसी में मेंटेन करते हैं ज़्यादातर। तो अगर हमारे पास जो पैसे आते हैं वो हम पाक रुपी में कन्वर्ट करके रखते हैं अपने पास कैश बैलेंस, तो फिर हमारे लिए पाक रुपी जो है वो ज़्यादा फोकस्ड होगा उसकी तरफ कि ये हमारी फंक्शनल करेंसी है। और अगर हम ऐसा करते हैं कि पाक रुपीज़ में कैश रखने के बजाय अगर पाक रुपी हमारे पास आता है तो डॉलर में कन्वर्ट करवा कर फॉरेन अकाउंट के अंदर रखते हैं, तो फिर वो हमारे लिए यूएस डॉलर वुड बी फंक्शनल करेंसी। फिर एक्सचेंज रेट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन हैं जो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज़ होती हैं और अक्रॉस द स्टैंडर्ड भी ये टर्म्स यूज़ की गई हैं। तो एक्सचेंज रेट बेसिकली कहते हैं जो रेट ऑफ एक्सचेंज होता है बिटवीन टू करेंसीज, जो रेशो होता है दो करेंसीज का। जैसे हम कहते हैं कि अगर $1 160 का आता है तो ये रेशो है कि 1:160, तो ये एक्सचेंज रेट है। फिर स्पॉट रेट का मतलब होता है कि अगर अभी अभी इस टाइम पर हम एक ट्रांजैक्शन करें तो हमारा एक्सचेंज रेट क्या होगा। यानी अगर आज मैं कहता हूँ कि मेरे पास कुछ पाक रुपीज़ हैं और उसके अगेंस्ट मैं यूएस डॉलर लेना चाहता हूँ, तो जिस रेट पर मुझे आज मिलेंगे दैट इज़ स्पॉट रेट, यानी दैट इज़ द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर इमीडिएट डिलीवरी। अब जाहिर बात है स्पॉट रेट हर रोज़ का डिफरेंट होता है। आज के दिन का स्पॉट रेट और है, 31 दिसंबर का स्पॉट रेट और होगा, 30 नवंबर का स्पॉट रेट और होगा, एंड सो ऑन। क्लोजिंग रेट भी स्पॉट रेट होता है, बट ये प्रिसाइजली एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड का स्पॉट रेट होता है। यानी हमारा जो ईयर एंड है उस पर जो स्पॉट रेट है उसको प्रिसाइजली हम क्लोजिंग रेट कहते हैं। एक्सचेंज डिफरेंस, जब हम रेशो हमारी चेंज होती है, जैसे हम कहते हैं जी आज तो डॉलर का रेट 160 to 1 है और लेट्स से कि जी 2 हफ्ते बाद रेट जो है वो 158 to 1 हो जाता है, तो ये जो डॉलर का एक्सचेंज रेट में चेंज आया इसकी वजह से ₹2 का डिफरेंस पड़ेगा पर डॉलर। तो ये जो डिफरेंस पड़ रहा है इसे हम एक्सचेंज डिफरेंस कहते हैं। अ डिफरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांसलेटिंग अ गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी एट डिफरेंट एक्सचेंज रेट। तो हम कहते हैं कि जी हमने किसी का $1 पे करना था तो हमने लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी 160 पे, जिस दिन हमने पेमेंट की तो उस दिन डॉलर का रेट 158 हो गया था तो हमें 158 पे करने पड़े, तो हमारी लाइबिलिटी रिकॉर्डेड 160 थी, 160 पे थी, वो सेटल 158 पर होगी, तो जो 2 का हमें गेन रिकॉर्ड करना है दैट वुड बी एक्सचेंज डिफरेंस। तो इट कैन बी एक्सचेंज गेन, इट कैन बी एक्सचेंज लॉस। फिर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम्स को अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मेजरमेंट को डिस्कस करेंगे और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मॉनेटरी आइटम की ट्रीटमेंट डिफरेंट है और नॉन मॉनेटरी आइटम की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। तो मॉनेटरी आइटम्स IAS 21 में डिफाइन हुए हैं कि यूनिट्स ऑफ करेंसी हेल्ड, यानी जो कैश है वो तो आपका मॉनेटरी आइटम ही है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एंड एसेट एंड लाइबिलिटीज टू बी रिसीव्ड और पेड इन कैश इन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ करेंसी यूनिट। तो अगर इसकी कुछ एग्जांपल्स की हम बात करें तो हमारे जो रिसीवेबल और पेबल हैं वो फिक्स्ड नंबर ऑफ करेंसी यूनिट के अंदर, यानी हमें पता होता है ये रिसीवेबल 10,000 रुपीज़ इससे रिसीव होने हैं, ये पेबल है इसको 8,000 रुपीज़ देने हैं, ये लोन पेबल है ये 50 मिलियन का है, ये लोन रिसीवेबल है ये 10 मिलियन का है। लेकिन ये रिसीव और पे होने हों तो इनको हम मॉनेटरी आइटम कहते हैं। तो इसमें बेसिकली कैश इटसेल्फ, लोन्स, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेबल वगैरह के आइटम हमारे आ जाएंगे विच आर कॉल्ड मॉनेटरी आइटम। अब नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो हैं वो IAS 21 में डिफाइन नहीं किए गए, लेकिन बड़ा क्लियर है कि जो मॉनेटरी आइटम नहीं होगा वो नॉन मॉनेटरी आइटम होगा। इसके अंदर हमारे टेंजिबल नॉन करंट एसेट, इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स भी, इन्वेस्टमेंट्स इन अदर कंपनीज, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, डेफर्ड टैक्सेशन, प्री पेमेंट्स, क्योंकि प्री पेमेंट्स में भी हमें कैश रिसीव नहीं होना होता, अब उसके अगेंस्ट सर्विसेज रिसीव होती हैं। अगर प्रीपेड रेंट है तो हमें कैश रिसीव नहीं होना फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स में, हमें उसके अगेंस्ट रेंट की सर्विस मिलनी है। तो प्री पेमेंट्स भी जो हैं वो आपके नॉन मॉनेटरी आइटम कंसीडर होंगे। इन द एंड अब एक पॉइंट जो कि स्टैंडर्ड में तो मेंशन नहीं है लेकिन हमें एग्जाम क्वेश्चंस करते हुए इसकी बाजुकात बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो है एक्सचेंज रेट के कोड्स को अंडरस्टैंड करना। तो दो किस्म के कोड्स होते हैं, एक को डायरेक्ट कोड कहते हैं। डायरेक्ट कोड का मतलब ये होता है कि हमारी जो करेंसी है उसके वेरिएबल यूनिट्स होंगे और फॉरेन करेंसी का हम 1 यूनिट लेंगे। जैसे हम पाकिस्तान में बात करते हैं कि जी $1 160 रुपीज़ का है, यानी हम दूसरी जो करेंसी होती है उसको उसके 1 यूनिट की बात करते हैं और अपनी करेंसी को वेरिएबल रखते हैं कि जी रेट 160 हो गया, 120 हो गया, 140 हो गया।
सो एग्जाम्पल है जैसे $1 इज इक्वल टू PKR 125, तो हमने दूसरी जो फॉरेन करेंसी है वो 1 पे रखी है और अपना जो करेंसी है उसको वेरिएबल उस पर लेकर आए। तो इसमें अगर आपने पाक रुपी कैलकुलेट करने हो तो फार्मूला आप एक नोट कर सकते हैं कि पाक रुपी वुड बी इक्वल टू फॉरेन करेंसी मल्टीप्लाइड बाय रेट। और सेम वे में अगर हमें पाक रुपी गिवन होंगे तो हम सेम फार्मूला को यूज करते हुए फॉरेन करेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ट्रांसलेट $450 इन PKR इफ $1 इज इक्वल टू PKR 125, यानी जो हमारा डायरेक्ट कोट यूज हो रहा है। तो हम फॉरेन करेंसी 450 को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 56,250। तो हमने रेट से मल्टीप्लाई किया। अब इनडायरेक्ट कोट की बात करते हैं, तो कुछ कंट्रीज जो हैं खासतौर पे जैसे यूके और यूएस के अंदर इनडायरेक्ट कोट बड़ा कॉमनली यूज होता है। तो इनडायरेक्ट कोट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप फॉरेन करेंसी के वेरिएबल यूनिट्स लेते हैं और अपनी करेंसी का एक यूनिट लेते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान में इनडायरेक्ट कोट यूज करेंगे तो हम पाक रुपी देखेंगे कि ₹1 में दूसरी करेंसी के कितने यूनिट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि जी ₹1 में $0.008 आते हैं। सो फार्मूला अब जो हो जाएगा हमारा कि पाक रुपी इक्वल होंगे फॉरेन करेंसी डिवाइडेड बाय रेट। तो अब मल्टीप्लाई करने के बजाय डिवाइड होगा और इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो $450 को PKR में कन्वर्ट करना है अगर इनडायरेक्ट कोट हो, 0.008 का रेट है, तो हम 450 को डिवाइड कर देंगे 0.008 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पाक रुपए में 56,250। तो हमने सिमिलर रेट यूज़ किया है फॉर अंडरस्टैंडिंग कि सेम रेट जो है दो डिफरेंट तरीके से बताया जा सकता है। एक में हम PKR को वेरिएबल ले सकते हैं, एक में हम PKR को 1 यूनिट के ऊपर फिक्स कर सकते हैं और दूसरी करेंसी को वेरिएबल ले सकते हैं। तो डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट का आइडिया भी होना ज़रूरी है। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IAS 21 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट में मॉनेटरी वर्सेस नॉन मॉनेटरी आइटम्स को फर्दर डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट हमने इससे पहले भी एक वीडियो के अंदर जहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंट्रोडक्शन के तौर पर डिस्कस किए थे, तो मॉनेटरी एसेट्स और मॉनेटरी आइटम्स और नॉन मॉनेटरी आइटम्स की डिटेल को डिस्कस किया था। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि एक तकरीबन काफ़ी एक्सटेंसिव किस्म की लिस्ट आपके साथ शेयर की जाए कि कौन से एसेट्स मॉनेटरी कंसीडर्स होते हैं, कौन सी लाइबिलिटीज़ मॉनेटरी कंसीडर होती हैं, कौन सी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं जो नॉन मॉनेटरी कंसीडर होते हैं, ताकि आपको कुछ फर्दर क्लैरिटी मिले इस बारे में और आप आइटम्स के ऊपर IAS 21 को प्रॉपरली और क्विकली अप्लाई कर सकें। तो हम एसेट्स, इक्विटी और लाइबिलिटीज़ के बारे में सिंपली उस लिस्ट को आपके साथ शेयर करेंगे कि जो आइटम्स मॉनेटरी आइटम कंसीडर होते हैं और जो आइटम नॉन मॉनेटरी कंसीडर होते हैं। तो सबसे पहले एसेट्स की बात करें तो मॉनेटरी आइटम्स की डेफिनेशन को देखना हमें ज़रूरी है किसी भी पर्सपेक्टिव में, कि डेफिनेशन है यूनिट्स ऑफ करेंसी हेल्ड यानी कैश इटसेल्फ एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू बी रिसीव्ड और पेड इन कैश इन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ करेंसी यूनिट्स। तो मॉनेटरी आइटम्स की डेफिनेशन तो IAS 21 में गिवन है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स की डेफिनेशन गिवन नहीं है। तो वो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है कि जो आइटम मॉनेटरी आइटम नहीं होगा वो नॉन मॉनेटरी आइटम होगा। तो इसमें जो एक लिस्ट बन सकती है हमारे पास वो कुछ ऐसी बनेगी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो IAS 16 में आते हैं वो नॉन मॉनेटरी हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40 में आती है, वो भी नॉन मॉनेटरी है। बायोलॉजिकल एसेट्स जो IAS 41 में कवर होते हैं वो भी मॉनेटरी हैं। इंटेंजिबल एसेट्स जो IAS 38 में कवर होते हैं और गुडविल जो IFRS 3 के मुताबिक हम कैलकुलेट करते हैं, वो ये सब नॉन मॉनेटरी एसेट्स। इसके मुकाबले में जो नॉन करंट एसेट्स में अगर हम बात करें तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स मॉनेटरी कंसीडर होते हैं, आल्दो इनके बारे में स्पेसिफिकली किसी जगह पर ये नहीं लिखा हुआ कि ये मॉनेटरी एसेट्स हैं। लेकिन जब हम IAS 12 का पैरा 78 देखते हैं तो वो वहाँ पर ये बात है कि एक्सचेंज डिफरेंसेस जो है उस पर अराइज होते हैं। जब उसको क्लोजिंग पे ट्रांसलेट करते हैं तो वहाँ से ये इम्प्लीकेशन मिलती है कि ये मॉनेटरी आइटम के तौर पर ट्रीट हो रहे होते हैं। फिर हम बात करते हैं राइट ऑफ यूज एसेट की जो लेसी रिकॉर्ड करता है अंडर IFRS 16। तो ये नॉन मॉनेटरी होता है, लेकिन लेसर जो एसेट रिकॉर्ड करता है अपना नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का अंडर द सेम स्टैंडर्ड, ये मॉनेटरी कंसीडर होता है। इसी तरह जो इक्विटी शेयर्स के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं
चाहे वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स हों, सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर वाली, ये नॉन मॉनेटरी कंसीडर होती हैं, जबकि डेट सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्टमेंट है वो मॉनेटरी कंसीडर होती है। अच्छा, सिमिलरली अगर इसी की इम्प्लीकेशन देखी जाए तो जो इन्वेस्टमेंट इन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, जिन्हें हम लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं अंडर आई 32, वो मॉनेटरी कंसीडर होगी क्योंकि वो डेट सिक्योरिटीज कंसीडर होती हैं। और ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जो इक्विटी के तौर पे क्लासिफाई होते हैं वो नॉन मॉनेटरी ट्रीट होंगे। इसके अलावा इन्वेंट्रीज, एडवांसेस फॉर गुड्स और सर्विसेज, जैसे अगर हमने कोई एडवांस दिया हुआ सप्लायर को तो उसके बदले में गुड्स मिलनी है, तो कैश तो नहीं मिलना, वो भी नॉन मॉनेटरी है। प्री पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस, क्योंकि जब अगर हमने प्री पेमेंट की है तो हमें कैश रिसीव नहीं होना, तो मॉनेटरी होने के लिए तो जरूरी है कि वो कैश में रिसीव या पे हो रहे हैं। तो कैश रिसीव नहीं होना, उसके अगेंस्ट हमें बेनिफिट्स मिलने हैं। जैसे अगर हमने प्री पेमेंट रेंट की हुई है तो हमें जो बिल्डिंग है वो अवेलेबल हो जाएगी, हमें कैश नहीं रिसीव होगा। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का बिल अगर प्रीपे किया हुआ है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा, लेकिन हमें कैश नहीं मिलेगा, तो ये नॉन मॉनेटरी है। इसके मुकाबले में वो एसेट्स देखें जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स जो हमें कैश में रिसीव होने, या ऐसे एडवांसेस, जैसे आपने किसी को लोन दिया हुआ है या किसी इंप्लाई को लोन दिया, जो इंप्लाई वो लोन कैश में वापस करेगा, तो वो भी आपका मॉनेटरी एसेट ट्रीट होगा। और कैश एट बैंक इटसेल्फ, ये तो यूनिट्स ऑफ करेंसी हेल्ड के अंदर ही आ जाते हैं। इसमें चाहे आपके डिमांड डिपॉजिट्स हों या टर्म डिपॉजिट्स वगैरह हों, ये क्योंकि आपको कैश में ही रिसीव होने हैं, तो ये भी मॉनेटरी आइटम है। तो एसेट्स के बारे में हम एक कह लें कि काफ़ी एक्सटेंसिव लिस्ट जो है वो हमारे सामने है, जो कि समराइज भी हुई है और जो है एक्सटेंसिवली काफ़ी सारे टॉपिक जो हमारे बेसिक लेवल पर हम कवर करते हैं उन सबको कवर भी कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्विटी के आइटम्स पे। तो डेफिनेशन तो मॉनेटरी आइटम्स की सेम है। इक्विटी आइटम्स में जो शेयर कैपिटल है और उसके बाद अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी, में शेयर प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग है, हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस है या दूसरे रिजर्व हैं, इन सबको इन प्रैक्टिस नॉन मॉनेटरी ही ट्रीट किया जाता है। आल्दो के इसके ऊपर कोई ऐसी क्लियर स्पेसिफिक किसी जगह पर इस पॉइंट को नहीं मेंशन कि इनको कैसे ट्रीट करना है, लेकिन इन प्रैक्टिस जो इनकी ट्रीटमेंट की जाती है वो एज नॉन मॉनेटरी आइटम ही कंसीडर किया जा रहा होता है, इसलिए आप इसको नॉन मॉनेटरी के तौर पर जो है वो लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट में हम लाइबिलिटीज को देखेंगे। तो डेफिनेशन तो मॉनेटरी आइटम्स की वही है, जहां पे आपने पे करना हो कैश में। तो इसमें नॉन मॉनेटरी की लिस्ट थोड़ी छोटी सी है। ऐसा एडवांस फ्रॉम कस्टमर जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी कहते हैं अंडर IFRS 15, तो ये बेसिकली ट्रीट होगा आपका नॉन मॉनेटरी, क्योंकि इसमें आपने उसके बदले उसे जो है ना गुड्स और सर्विसेज देनी है, कस्टमर को कैश नहीं देना। ऐसी प्रोविजंस जिनमें आपने कोई नॉन मॉनेटरी एसेट की डिलीवरी से सेटल करना हो अंडर IAS 37। फॉर एग्जाम्पल हमने वारंटी दी हुई है, तो हम कहते हैं कि हमने क्लाइंट अगर वारंटी क्लेम करेगा तो हमने उसे कैश नहीं पे करना, हमने तो उसे रिपेयर की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, हमने तो उसे सॉफ्टवेयर री इंस्टॉल करके दे देना है। तो ये ऐसी जो प्रोविजन होंगी वो नॉन मॉनेटरी ट्रीट होंगी। इसी तरह जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह है ये भी नॉन मॉनेटरी ट्रीट होगी। इसके मुकाबले में बहुत सारी जो लाइबिलिटीज हैं वो मॉनेटरी ट्रीट होती हैं। ऐसी रिफंड लाइबिलिटीज जो कि कैश में सेटल होनी हो, सेम स्टैंडर्ड IFRS 15 बनता है। प्रोविजंस जो कैश में सेटल होनी हो, IAS 37 बनता है। प्रोविजंस ऑफ फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इस पर IAS 19 अप्लाई होता है। लीज लाइबिलिटी IFRS 16। डेफर टैक्स लाइबिलिटी वंस अगेन IAS 12 का पैरा 78 है, वो इसको डील करता है। करंट टैक्स की लाइबिलिटी भी जो गवर्नमेंट को हमने टैक्स कंप्यूट करके जमा करवाना होता है टैक्स रिटर्न के साथ, वो भी बेसिकली मॉनेटरी आइटम है। लोन्स और बोरिंग्स कैश में ही हमने बैंक्स वगैरह को और जो डिबेंचर होल्डर्स को पे करने होते हैं। ट्रेड पेबल्स कैश में पे होते हैं रूटीन में। ऐसे एक्रूवल्स जो कैश में पे होने हैं, और जो आपका कैश डिविडेंड पेबल है, ये सब भी क्योंकि कैश में पे हो रहे होंगे, तो इन सबको भी हम मॉनेटरी आइटम ट्रीट करेंगे। तो ये एक ऐसी लिस्ट है जो कि अगर आप अपने जहन में रखें तो IAS 21 को अप्लाई करते हुए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन होती है कि मॉनेटरी आइटम्स जो हैं वो कौन से और नॉन मॉनेटरी कौन से हैं,
क्योंकि मॉनेटरी आइटम्स को आपने जो है क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करना होता है, जबकि नॉन मॉनेटरी में देखना होता है कि कॉस्ट मॉडल है तो कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, और अगर आप फेयर वैल्यू यूज कर रहे हैं तो डेट ऑफ वैल्यूएशन का रेट अप्लाई करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला ये होता है कि उस आइटम को आइडेंटिफाई किया जाए कि वो मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है, और इस लिहाज से ये लिस्ट आपके साथ शेयर किया ताकि आपको ये IAS 21 की एप्लीकेशन करते हुए आसानी हो। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IAS 21 द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट में लेक्चर कवर कर रहे हैं, जिसमें हम इंडिविजुअल एंटिटी की अकाउंटिंग को कवर करेंगे। तो इसमें दो एरियाज हमारे होंगे, इनिशियल रिकग्निशन यानी जब हमने ट्रांजैक्शंस करनी है तो उनको ट्रांसलेट कैसे करना है, और बाद में हम सब्सिक्वेंट रिकग्निशन को भी डिस्कस करेंगे कि जब बाद में एक्सचेंज डिफरेंस राइज होता है तो उनको रीट्रांसलेट कैसे करना है। तो इनिशियल रिकग्निशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज के हम स्पॉट रेट यूज़ करेंगे, यानी जिस दिन ट्रांजेक्शन होगी उस दिन का जो रेट होगा उस रेट को यूज़ किया जाएगा। अब वो ट्रांजैक्शन चाहे कोई परचेज हो, सेल हो, कोई आपने लोन रिसीव किया हो, लोन की रीपेमेंट की हो, इंटरेस्ट की पेमेंट की हो, या आपने इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन की हो जो कि फॉरेन करेंसी में होगी, तो जो भी रिसीट, पेमेंट या ट्रांजैक्शन की डेट है उस दिन पे आप जो रेट चल रहा है स्पॉट रेट, उसकी बेस पर उसको इनिशियली रिकग्नाइज करेंगे। इसमें एवरेज रेट भी यूज़ किया जा सकता है बाज़ औक़ात, जैसे आप परचेजेस करते रहते हैं पूरे साल में या पूरे एक क्वार्टर में, तो आप एवरेज रेट भी यूज़ कर सकते हैं उस टाइम पीरियड का। अब इसके लिए एक शर्त यह है कि एक्सचेंज रेट जो है वो सिग्निफिकेंटली फ्लक्चुएट ना हुआ। सो लेट्स से कि हम US डॉलर में अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और हम कहते हैं कि एक सर्टन पीरियड के अंदर जो रेट्स हैं वो 160 से 162 के दरमियान ही फ्लक्चुएट हुआ है, तो इतना ज़्यादा बड़ा रेट का चेंज नहीं है, तो हम एवरेज रेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अगर कोई 20-30% रेट के अंदर किसी टाइम पर चेंज आ गया था बीच में उस पीरियड के, तो फिर एवरेज रेट को यूज़ करना मुनासिब नहीं होगा। सो एज एन एग्जांपल, एंटिटी एवरेज एक्सचेंज रेट यूज़ कर सकती है वीक का, मंथ का, या पूरे साल का भी, डिपेंडिंग अपॉन के उस पीरियड के अंदर एक्सचेंज रेट के अंदर फ्लक्चुएशन सिग्निफिकेंट ना हो। ये जो रूल्स हैं स्पॉट रेट या एवरेज रेट को यूज़ करने के, ये हम अप्लाई कर सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर जिनकी अल्टीमेट पेमेंट या रसीट फॉरेन करेंसी में होनी है, या जब हम बोरो और लैंड करते हैं मनी, उसकी इंटरेस्ट पेमेंट या प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट्स जो हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए, परचेजेज एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट्स जो फॉरेन करेंसी में उनके लिए हों, और डिविडेंड एंड अदर पेमेंट्स जो कि फॉरेन करेंसी में हों उनके लिए भी। तो इन शॉर्ट, इन फॉर एवरी ट्रांजेक्शन दैट इज डन इन फॉरेन करेंसी, हम ये रेट रूल्स जो हैं वो यूज़ करेंगे स्पॉट रेट को अप्लाई करने के, और एवरेज रेट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर जो फ्लक्चुएशन हैं वो सिग्निफिकेंट ना हो। इसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। A Pakistani company with the rupee as its functional currency has a financial year ending on 31st December. It buys goods from an Australian supplier with the Australian dollar as its functional currency on 1st December 2016, invoiced in Australian dollar 10,000. अब जो ट्रांजेक्शन है वो फॉरेन करेंसी में हो रही है, दैट इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन सप्लायर इज इवेंचुअली पेड इन मार्च 2017, जबकि गुड्स जो ली गई हैं वो 1 दिसंबर को ली गई। सो एक्सचेंज रेट ओवर द पीरियड हमें गिवन है कि 1 दिसंबर को रेट 75 है, और हमें जो रिक्वायरमेंट में कहा गया है वो भी जर्नल एंट्री हमें 1 दिसंबर की इनिशियल रिकग्निशन के लिए एंट्री करनी है। सो आंसर में हम 1 दिसंबर को अगर ट्रांसलेट करते हैं 75 के रेट को बेस बनाते हुए, तो यहाँ पे डायरेक्ट कोड दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 इंटू 75 का स्पॉट रेट 750,000। तो एंट्री हमारी नॉर्मल जो होती है वही होगी, यानी हम डेबिट करेंगे परचेजेस को 750,000 से और क्रेडिट करेंगे पेएबल्स को 750,000 से। तो हम पाकिस्तानी कंपनी होने की वजह से पाक रुपी में रिकॉर्ड करेंगे, हालांकि जो ट्रांजेक्शन थी वो फॉरेन करेंसी में हुई थी। अब सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग की बात करते हैं, तो रीट्रांसलेशन कैसे होगी, तो इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। तो आपके पास जो भी आइटम है, अब इसमें 4 हम डिफरेंट वेज में चीज़ों को देखेंगे। अगर मॉनेटरी आइटम है और वो अनसेटल्ड है, अनसेटल्ड से मुराद ये है
कि आपका जो रिसीवेबल है अभी उससे पैसे रिसीव नहीं हुए, या आपका जो पेबल है उसको भी पेमेंट नहीं की, या आपके पास जो फॉरेन करेंसी में कैश का बैलेंस पड़ा हुआ है जिसे आपने अभी पाक रुपये में कन्वर्ट नहीं करवाया। तो इसको आप जब ट्रांसलेट करेंगे तो क्लोजिंग रेट पे करेंगे। क्लोजिंग रेट क्या होता है? स्पॉट रेट होता है एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड पे, यानी ईयर एंड पर जो आपका स्पॉट रेट है दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग रेट। अब क्लोजिंग रेट पे उसको ट्रांसलेट करने से जो डिफरेंस आएगा, उसमें गेन होगा या लॉस होगा, वो हमने प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करना है। अब ये बड़ा सिंपल सा है, एसेट की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो गेन है, एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो लॉस है, और लाइबिलिटी में इसका अपोजिट होगा। मॉनेटरी आइटम अगर सेटल्ड हो, सेटल्ड से मुराद ये है कि जो पेएबल था उसको हमने पेमेंट कर दी है, वो सेटल हो चुका है, या जो रिसीवेबल था उससे हम पैसे रिसीव कर चुके हैं, तो हम इसको रीट्रांसलेट करेंगे उस डेट पे, उस डेट के एक्सचेंज रेट पे जिस दिन वो रिसीट और पेमेंट हुई है, और जो डिफरेंस होगा सेटलमेंट के टाइम पर उसको प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज कर लेंगे एज अ गेन और लॉस। तो मॉनेटरी आइटम्स की तो ये अकाउंटिंग हो गई। नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो हमने कॉस्ट पे कैरी किए हुए होते हैं, जैसे I-16 में हमने कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड किया हुआ होता है, या फिर इन्वेंट्री है जिसको हमने कॉस्ट पे मेजर किया हुआ होता है, तो उसके लिए रीट्रांसलेशन नहीं होती। तो उस पर रीट्रांसलेशन नहीं करनी, वो जिस वैल्यू पे आपने रिकॉर्ड किया था उसी पर रहने दें। और जब आपने रीट्रांसलेशन ही नहीं करनी तो एक्सचेंज डिफरेंस भी अराइज नहीं होगा। इसके जो अपोजिट अगर हम देखते हैं तो नॉन मॉनेटरी आइटम जो फेयर वैल्यू पे कैरी हो रहे हो, और वो चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल हो चाहे फेयर वैल्यू मॉडल हो, जैसे हम I-16 और 38 में रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करते हैं, या I-40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करते हैं। तो इसमें आप फिर एक्सचेंज रेट लेंगे जिस दिन आपने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की थी, यानी जिस दिन उसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन करके आपने रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग की या फेयर वैल्यू का जो गेन और लॉस रिकॉर्ड किया, तो ये सेम लोकेशन पे रिकग्नाइज होगा जहाँ पे रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस रिकग्नाइज होता है। अब इससे क्या मुराद है सेम लोकेशन से, इस पर हम एक नोट देख लेते हैं। तो जैसे I-16 और I-38 में रिवैल्यूएशन का गेन अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड होता है, तो उसका जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो भी अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में ही रिकॉर्ड होगा। और IS-40 में जब फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करते हैं तो गेन ऑन फेयर वैल्यू जो इंक्रीज होता है वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होता है। तो इस पर जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो भी प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा। तो इससे एक तो हमारी ट्रीटमेंट भी आसान हो जाती है और हमारी कैलकुलेशंस भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, और इनफैक्ट ये दोनों चीज़ें अलग अलग कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं होती। IS-21 में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप कंबाइन कैलकुलेशन करके भी ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जो आगे जाके एग्जाम्पल्स में डिस्कस करेंगे उसमें हम इनकी सेपरेट कैलकुलेशंस भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन हम मेन फोकस अपना कंबाइन कैलकुलेशन पर रखेंगे क्योंकि वो टाइम सेविंग टेक्निक है और हम एग्जाम में भी ज़्यादातर वही यूज़ कर रहे होंगे। तो एग्जाम्पल 2 देखते हैं, अनसेटल्ड ट्रांजेक्शन। A Pakistani company with the rupee as its functional currency has a financial year ending on 31st December. It buys inventory from an Australian supplier with the Australian dollar as its functional currency on 1st December 2016, invoiced in Australian dollar 10,000. तो हमारी 1 दिसंबर को ट्रांजैक्शन हो रही है जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर डिनोमिनेटेड है। ऑस्ट्रेलियन सप्लायर को इवेंचुअली मार्च में पे कर रहे हैं, यानी दिसंबर में जब हमारा ईयर एंड हो रहा है तो तब तक पेमेंट नहीं हुई और पेएबल की जो अमाउंट है वो अनसेटल्ड है। एक्सचेंज रेट्स गिवन है कि 1 दिसंबर को रेट 75 है और 31 दिसंबर को रेट 78 हो गया। तो जर्नल एंट्रीज हमने पास करनी है ईयर एंडेड 31 दिसंबर तक। तो 31 दिसंबर तक क्योंकि पेमेंट नहीं हुई, पेमेंट जाकर होनी है मार्च में, तो हम रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले 1 दिसंबर को हमने 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर को जो इनिशियल मेजरमेंट 75 के रेट पर कर ली 750,000, तो हमारी एंट्री होगी डेबिट परचेजेस एंड क्रेडिट पेबल्स 750,000 पाक रुपये में। उसके बाद हमारा जो ईयर एंड पे रेट है, क्लोजिंग रेट है, दैट इज 78। तो ईयर एंड पर हम रीट्रांसलेट करेंगे 78 पे। $10,000 इंटू क्लोजिंग रेट 78 का 780,000 बनते हैं। इट मीन्स कि हमारे पेबल जो है वो 30,000 से बढ़ गया है, और पेबल बढ़ जाए तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, और लाइबिलिटी का बढ़ना जो है वो हमारे लिए लॉस है, तो लॉस को हम डेबिट कर देंगे। सो डेबिट एक्सचेंज लॉस जो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा 30,000 से डिफरेंस से, एंड पेबल्स क्रेडिट हो जाएंगे 30,000 से। अब एक और एग्जांपल देखते हैं सेटल ट्रांजैक्शंस की। अ पाकिस्तानी कंपनी सेल्स गुड्स टू अ कस्टमर इन सऊदी अरेबिया फॉर SR 72,000, SR मीन्स सऊदी रियाल, on 12 September when the exchange rate was 28 to
1 Saudi Riyal. It received payment on 19 November when the exchange rate was 31 rupees to 1 Saudi Riyal. The financial year end is 31st December, तो ईयर एंड से पहले ही हमें पेमेंट रिसीव हो चुकी है. रिक्वायरमेंट ये है कि हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो पहले हम 12 सितंबर की एंट्री पास करेंगे. 72,000 रियाल 28 के रेट के हिसाब से ये बनते हैं 16,000. तो 72,000 सऊदी रियाल 28 का स्पॉट रेट है. तो हमने ये गुड्स जब सेल की तो हमारी एंट्री होगी रिसीवेबल डेबिट, सेल्स या रेवेन्यू क्रेडिट. अब बाद में जब हमें पैसे मिले तो वो 19 नवंबर को मिले एंड एट दैट टाइम रेट वाज इंक्रीज टू 31. तो जब हमें पैसे रिसीव होंगे तो 72,000 सऊदी रियाल इंटू 31 के रेट के हिसाब से होंगे रिसीट डेट पे. तो हमें जो पैसे रिसीव हुए हैं वो ज़्यादा हुए हैं. नाउ बैंक वुड बी डेबिटेड बाय द अमाउंट दैट वी रिसीव्ड. रिसीवेबल जो हमारा रिकॉर्डेड है वो 2016,000 पर है, तो उतने से हम क्रेडिट कर देंगे. और जो डिफरेंस है इनमें दैट इज़ 216,000, वो हमें एक्सचेंज गेन के तौर पर रिकॉर्ड करना होगा. एक्सचेंज गेन जो कि हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर लेंगे. सो सेटल्ड आइटम पे रिसीट डेट के पे आप रिट्रांसलेट करते हैं और जो एक्सचेंज डिफरेंस आता है उसे प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड कर लेते हैं. तो अब हम एग्जाम्पल 4 करेंगे. नॉन मॉनेटरी आइटम कैरीड एट कॉस्ट. A Pakistani company bought a machine from a German supplier for 200,000 euro on 1st March when the exchange rate was 120 equal to euro 1. By 31st December, the end of the company's accounting year, the exchange rate was 110 to euro 1. At 31st December, Pakistani company had not yet paid the German supplier any of the money that it owed, यानी अभी तक अमाउंट पेएबल है, and the machinery is carried at cost less accumulated depreciation, cost मॉडल है. रिक्वायरमेंट है कि जर्नल एंट्रीज पास करें. तो हम अपने आंसर में सबसे पहले तो मशीन की परचेज रिकॉर्ड करेंगे ऑन 1 मार्च. तो 200,000 यूरो 120 का स्पॉट रेट है, 24 मिलियन पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट और पेबल क्रेडिट हो जाएगा. इसके बाद जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, क्योंकि ये कॉस्ट पर कैरी हो रहा है और नॉन मॉनेटरी आइटम है, तो इसकी 24 मिलियन के हिसाब से ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे. क्वेश्चन में यूजफुल लाइफ या डेप्रिसिएशन रेट गिवन नहीं है, तो हम वो एंट्री पास नहीं कर रहे प्रिसाइजली, क्योंकि वो हमारा फोकस भी नहीं है इस लेक्चर में. तो मशीनरी की फर्दर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी. जबकि जो पेबल है ये मॉनेटरी आइटम है, इसको हम क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करेंगे ऑन ईयर एंड. क्लोजिंग रेट 110 है तो 22 मिलियन की वैल्यू बन जाती है. 2 मिलियन का जो डिफरेंस है, हमारी लाइबिलिटी क्योंकि कम हो गई है तो पेबल को हम 2 मिलियन से कम कर देंगे और ये हमारा गेन होगा कि हमारी लाइबिलिटी कम हो गई है. तो एक्सचेंज गेन रिकॉर्ड हो जाएगा और ये प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होगा. सो बड़ा क्लियर हमने ये रखना है कि मशीनरी को हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे क्लोजिंग रेट पे, क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी आइटम है जो कि कॉस्ट पर कैरी हो रहा है. अब हम देखेंगे जी एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें नॉन मॉनेटरी आइटम जिसकी IAS 16 में के मुताबिक रिवैल्यूएशन हो रही है. A Pakistani company with the rupee as its functional currency has a financial year ending on 31st December. It bought a land in Bahrain on 1st August 2016 for 100,000 Bahraini dinar paying by bank. The land was classified as property plant equipment under IAS 16. The building was revalued to Bahraini dinar 120,000 on 31st December 2016 as permitted by IAS 16. एक्सचेंज रेट्स हमें दिए हुए हैं कि 1 अगस्त जब हमने बाय किया था तब रेट 275 है, ईयर एंड पे रेट 290 हो चुका है. तो इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016. अब सबसे पहले तो 1 अगस्त को जब हमने प्रॉपर्टी परचेज की तो रेट वाज 275 और हमने 100,000 बहरीनी दिनार में परचेज की थी. तो 27.5 मिलियन पे हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डेबिट कर देंगे और बैंक से पेमेंट की है तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे. नाउ रिवैल्यूएशन जब हुई तो रिवैल्यूएशन होकर हमारे पास बहरीनी दिनार 120,000 की वैल्यूएशन आई है और रेट है 290. सो सिंपल जो कॉन्सेप्ट है उसमें तो आप सिंपली 120,000 को 290 से मल्टीप्लाई करें, फेयर वैल्यू डेट का जो रेट है तो आपके पास 34.8 मिलियन आते हैं. और जो डिफरेंस है
यानी प्रीवियस वैल्यूएशन का और करंट वैल्यूएशन का, दैट इज 7.3 मिलियन। इतने से आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को डेबिट करेंगे और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट कर देंगे, यानी टिपिकल IAS 16 की ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे। कोई कैलकुलेट अलग करने की ज़रूरत नहीं कि रिवैल्यूएशन की वजह से कितना गेन आया और एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से कितना गेन आया। वैसे अगर हम अलग अलग भी कैलकुलेट करना चाहें तो वो कैलकुलेट बिल्कुल हो सकता है, और उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप देखते हैं कि 100,000 बहरीनी दिनार का परचेज किया, रेट 275, 27.5 मिलियन। 20,000 बहरीनी दिनार में रेट बढ़ गया आपका वैल्यूएशन में, और उस दिन 290 का रेट था, तो 5.8 मिलियन अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिवैल्यूएशन की वजह से इफेक्ट है, और इस तरह से हमारी वैल्यू 33.3 मिलियन बन जाती है। बट एक्सचेंज गेन को देखें तो अगर हम फेयर वैल्यू की डेट पर रीट्रांसलेट करते हैं जो IAS 21 की रिक्वायरमेंट है, सो 34.8 मिलियन बनता है, जिससे हमारे पास एज अ बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो जाएगा 1.5 मिलियन एक्सचेंज डिफरेंस, जो कि OCI में रिकॉर्ड होना चाहिए। अब जो दोनों अमाउंट OCI में रिकॉर्ड होनी चाहिए, 5.8 मिलियन एंड 1.5 मिलियन कंबाइन करेंगे तो 7.3 मिलियन बनेगा। तो दोनों अमाउंट्स ने क्योंकि OCI के अंदर जाना है, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में जाना है, तो सेपरेट कैलकुलेट करके एंट्रीज करें या एक साथ ही एंट्री कर दें, सेम इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट का कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जाम्पल 6, इसमें नॉन मॉनेटरी आइटम को डिस्कस करेंगे जिसकी वैल्यूएशन IAS 40 के मुताबिक है। तो सेम क्वेश्चन है, अ पाकिस्तानी कंपनी विद रुपी एज इट्स फंक्शनल करेंसी हैज अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 December, इट बाउट अ building in Bahrain on 1st August 2016 for 100,000 Bahraini dinar paying by bank. The building is held for capital appreciation and classified as investment property. So इसको फेयर वैल्यू पे ही मेजर किया जाता है, डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होती IAS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल में। तो बिल्डिंग की फेयर वैल्यू जो है वो 120,000 हो गई है ईयर एंड पर, जब आपने उसकी फेयर वैल्यू ईयर एंड पे मेजर की है। सो एक्सचेंज रेट हमारे पास हैं 275 एंड 290। इस ट्रांजेक्शन को अब हमने रिकॉर्ड करना है। सो इनिशियली 1 अगस्त को हमारे पास 100,000 बहरीनी दिनार हैं और जो रेट है दैट इज़ 275। तो 27.5 मिलियन पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, बैंक क्रेडिट। और बाद में 31 दिसंबर को रेट 290 हो गया और फेयर वैल्यू 120,000 बहरीनी दिनार हो गई। तो 120,000 इंटू 290 34.8 मिलियन बनेंगे। जो हमारा डिफरेंस है दैट इज़ 7.3 मिलियन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट एंड प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट हो जाएगा। अब ये वंस अगेन हमने बड़ी सिंपल एंट्री कर लिया। इसको अगर कंप्लिकेट करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिवैल्यूएशन की वजह से जो इफेक्ट आया वो सेपरेट कैलकुलेट करें, और जो एक्सचेंज की वजह से डिफरेंस आया वो सेपरेट कैलकुलेट कर लें। लेकिन क्योंकि दोनों अमाउंट्स ने प्रॉफिट और लॉस में जाना है, तो अल्टीमेटली कंबाइन इफेक्ट 7.3 मिलियन का ही होगा जो प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड होगा। तो सिंपली आप सिंपल कैलकुलेशन करके इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सारी चीज़ों को हम फिर अब जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम पास्ट एग्जाम और प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर रहे होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।